अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों, साथियों, मैं मोहम्मद शहज़ाद ख़ान आप तमाम ही का अपने चैनल एसकेड्यूज़न में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही खैर आफियत से होंगे और खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मोहम्मद हुसैन आज़ाद की हालात ज़िंदगी के बारे में जानेंगे। उसके बाद ही हम चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले लिखा है तारुफ़ मुसन्निफ़, मुसन्निफ़ का तारुफ़, परिचय। बातों को बहुत ज़्यादा लंबे चौड़े विस्तार के साथ लिखना, एक एक बात को बहुत लाइन में लिखना, बहुत डिटेल में लिखना, मैं उसको मुनासिब नहीं समझ के मैं समझता हूँ जितना ज़्यादा चीज़ों को शॉर्ट नोट्स, जिसे कहते हैं ना शॉर्ट नोट्स, के लफ्ज़ एक बार देखा और बातों को समझ में आ जाए। ठीक है, एक बात को पूरा लिखेंगे, मोहम्मद हुसैन आज़ाद का असल नाम मोहम्मद हुसैन था, तो कहीं ना कहीं बातें मिसकंडक्ट हो जाती है, आप कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़ भी हो जाते हैं कि असल नाम क्या था और क्या था। इसलिए हर चीज़ को बहुत शॉर्ट में लिखा गया है ताकि आप इन चीज़ों को ईजिली याद कर सकें। ठीक है, हम बात कर रहे हैं मोहम्मद हुसैन आज़ाद की। नाम मोहम्मद हुसैन, नाम क्या है मोहम्मद हुसैन, तखल्लुस क्या है, आज़ाद है। तखल्लुस किसे कहते हैं? शायर जो अपना पेन नेम यूज़ करता है, उपनाम यूज़ करता है, अपने नाम के अलावा जिस नाम का इस्तेमाल करता है उसे तखल्लुस कहते हैं। ये मैं 12 कक्षा में आपने पढ़ रखा होगा। पैदाइश आपकी 20 जून 1830 को दिल्ली में। सबसे ज़्यादा जो कंट्रोवर्सी होती है ना वो होती है डेट्स को लेकर। तारीख़ आपको एक किताब में कुछ और मिलेगी, दूसरी किताब में कुछ और मिलेगी, नेट पे आपको कुछ और मिलेगी, विकीपीडिया पे कुछ और मिलेगी, गूगल पे आपको कुछ और मिलेगी। तारीख़ को लेकर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी रहा करती है हमेशा। तो मैंने कोशिश की है जो आपकी बीए की बुक्स में जो जहाँ से आपका सिलेबस उठाया गया है, आपको कहा ना कि बीए कंडक्ट से लिए गए हैं, बीए के सवाल आपको दिए गए हैं, तो बीए की बुक में आपकी जो क्या कहते हैं ऑथेंटिकेटिक जो डेट है, कोशिश की गई वहीं से सारी चीज़ उठाई जाए ताकि आप ज़्यादा कंट्रोवर्सी में ना पड़े। ठीक है, तो पैदाइश आपकी हुई है 20 जून 1830 ईस्वी दिल्ली में। कहाँ पैदा हुए आप? दिल्ली में। वालिद साहब का नाम है मौलवी मोहम्मद बाक़िर, बाकर नहीं है, मौलवी मोहम्मद बाक़िर। क्या है? मौलवी मोहम्मद बाक़िर। वालिदा का नाम है अमानी बेगम, वालिदा का नाम है अमानी बेगम। बताइए कल वाले चैप्टर में सर सैयद अहमद ख़ान की वालिदा का नाम क्या था? कमेंट बॉक्स चालू है नीचे, बताइए। एक दो आपको याद आ रहे होंगे, कल ही पढ़ाया है, ज़्यादा दिन नहीं लगे हैं, तो आपको ज़्यादा पता होगा कि उनकी वालिदा का नाम क्या है। ऐसे ही छोटे छोटे सवाल आपको कहते सर ये तो बहुत सिंपल है, ऐसे सवाल नहीं पूछते हैं। अरे कैसे भी सवाल घुमाकर पूछ लिया जाता है, समझ में नहीं आता है। ठीक है, दादा का नाम है मोहम्मद अकबर, दादा का नाम है मोहम्मद अकबर। लक़ब है आपका आकाए उर्दू, और भी लक़ब है इनके तो वैसे, लेकिन आकाए उर्दू के नाम से ये क्या हुए हैं, मशहूर हुए हैं। औलादें, आज़ाद के 14 बच्चे हुए, लेकिन एक ही लड़का इब्राहिम हयात रहे। आपके टोटल 14 बच्चे हुए, लेकिन सभी इंतकाल फरमा गए और सिर्फ एक ही बच्चा, कौन? इब्राहिम रहे। ठीक है, तालीम, इब्तदाई तालीम वालिद से हासिल की, प्रारंभिक शिक्षा आपने अपने पिताजी से प्राप्त की। आला तालीम, उच्च शिक्षा आपने कहाँ से प्राप्त की? इसके बाद दिल्ली कॉलेज में दाखिला लिया। कहाँ लिया? दिल्ली कॉलेज में दाखिला लिया। आपने अरबी और फ़ारसी की तालीम दिल्ली कॉलेज, जो मौजूदा डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉलेज ओरिएंटल डिपार्टमेंट से हासिल की है। आपने आला तालीम अरबी फ़ारसी की तालीम कहाँ से हासिल की है? दिल्ली कॉलेज से हासिल की है, जो मौजूदा यानी आज के हालात में डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉलेज के नाम से फेमस है, मशहूर है। आज़ाद के वालिद मोहम्मद बाक़िर दिल्ली कॉलेज में मुदर्रिस थे। क्या थे? मुदर्रिस थे, टीचर थे। और 1828 में उनका मुदर्रिस की हैसियत से तकर्रुर हुआ। किनका? आज़ाद के वालिद मोहम्मद बाक़िर तो वहाँ पर कॉलेज में मुदर्रिस थे ही, लेकिन 1828 में आपका भी वहाँ पर क्या हो गया, मुदर्रिस की हैसियत से क्या हो गया, तकर्रुर हो गया, यानी आपको अपॉइंट वहाँ पर कर लिया गया। नज़ीर अहमद, प्यारे लाल और ज़काउल्लाह उनके हम असर हैं, यानी उनके साथ वाले हैं। आपके वालिद मौलवी मोहम्मद बाक़िर आज़ादी के खातिर पहले शहीद सहाफ़ी थे, पहले शहीद हैं आपके। ठीक है, अब कैसे हैं ये चीज़ आपको आगे बताएंगे डिटेल में। मौलवी मोहम्मद बाक़िर ने सन 1837 ईस्वी में दिल्ली से दिल्ली अखबार निकाला, जिसमें 1857 की जंग आज़ादी की हिमायत की गई थी। ठीक है, ये सबसे उर्दू का आपने पढ़ा होगा, उर्दू का पहला अखबार कौन सा है? दिल्ली अखबार। कौन सा है? दिल्ली अखबार है। यहाँ भी सवाल बन सकता है इस तरह का। 1840 में इसका नाम दिल्ली उर्दू अखबार रखा गया। 1837 में अखबार का नाम शुरू किया दिल्ली अखबार, उसी अखबार का नाम बदल कर क्या कर दिया 1840 में दिल्ली उर्दू अखबार, और बाद में उसका नाम और तब्दील हो गया। बाद में नाम उसका और तब्दील हो गया कितनी बार? 1837 में अलग और 1840 में अलग।
12 जुलाई 1857 में इस अखबार का नाम बहादुर शाह जफ़र के कहने से अखबारुज़ ज़फ़र रखा गया। आपसे एक ही सवाल को 3 तरह से पूछा जा सकता है कि अखबारुज़ ज़फ़र किसने निकाला, उर्दू का पहला अखबार किसने निकाला, दहली अखबार किसने निकाला, दहली उर्दू अखबार किसने निकाला। आपसे चारों चीज़ों में जवाब पूछा जा सकता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जवाब आपका हर हाल में एक ही रहेगा, मौलवी मोहम्मद बाक़िर रहेगा। 13 सितंबर 1857 को ये अखबार हमेशा के लिए बंद हो गया। बंद होने की वजह क्या थी? अंग्रेज़ों ने इस अखबार को क्या कर दिया? बंद कर दिया। क्यों? 1857 में जो जंग हुई थी, 1857 में जो स्वाधीनता संग्राम हुआ था, उस बलवे में, उस झगड़े में, उस स्वाधीनता संग्राम में जितने लोग शहीद हुए थे और अंग्रेज़ों ने जो कूटनीति अपनाई थी, अंग्रेज़ों ने जो हिंदुस्तान की हालत कर दी थी, उसकी आपने बहुत ज़्यादा हिमायत कर दी थी, यानी बहुत ज़्यादा उसके मुखालिफ आपने बहुत कुछ अखबारों में लिख दिया था। इसलिए आप यानी आज़ाद के वालिद साहब मोहम्मद बाक़िर साहब कहाँ थे? अंग्रेज़ों के निशाने पे थे, अंग्रेज़ों की नज़र में थे। मौलवी मोहम्मद बाक़िर का दहली उर्दू अखबार शुमाली हिंद का पहला अखबार था। शुमाली हिंद का पहला अखबार था। मोहम्मद हुसैन आज़ाद के वालिद मौलवी मोहम्मद बाक़िर को अंग्रेज़ों ने दहली कॉलेज के प्रिंसिपल मिस्टर टेलर के कत्ल के इल्ज़ाम में फांसी की सज़ा दी। ठीक है, आपके वालिद साहब को फांसी की सज़ा दे दी गई थी। वो भी क्यों? दहली कॉलेज के प्रिंसिपल मिस्टर टेलर। आपको चारों पांचों नाम याद रखने हैं। दहली कॉलेज के प्रिंसिपल थे, कौन थे? मिस्टर टेलर थे। उनके कत्ल के इल्ज़ाम में आपको क्या दे दी गई? फांसी की सज़ा दे दी गई। और फांसी की सज़ा देने का दूसरी वजह ये थी क्योंकि वह अखबारों में, जो उनका अखबार चला करता था दहली अखबार, दहली उर्दू दहली अखबार, उसमें वो अंग्रेज़ों की खूब मुखालफत क्या करते थे, अंग्रेज़ों के बारे में बहुत बुरा भला लिखा करते थे। इसलिए वो अंग्रेज़ों के लिए हमेशा निशाने पर रहते थे। कहाँ रहते थे? अंग्रेज़ों के निशाने पर रहते थे। उनकी आंखों में चढ़े हुए थे, तो उन्होंने किस तरह बहाना देखा और उनको फांसी की सज़ा सुना दी गई। आज़ाद को बचपन से ही शायरी का शौक़ था। आपके उस्ताद मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ थे, जिनके साथ मोहम्मद हुसैन आज़ाद मुशायरों में शिरकत करते थे। उनके इंतकाल के बाद हकीम आगा खां ऐश को अपना उस्ताद बनाया। ऐश उनका तखल्लुस है। ठीक है, अब बताइए ज़ौक़ साहब को, शेख इब्राहिम ज़ौक़ को उस्ताद बनाने की वजह क्या थी? आपके वालिद और शेख इब्राहिम ज़ौक़ के बहुत गहरे ताल्लुकात थे। यूँ समझ लीजिए दोनों लंगोटिया यार थे। क्या थे? लंगोटिया यार थे, बहुत गहरे दोस्त थे। इस वजह से उन्होंने उनको क्या बनाया? अपना उस्ताद बनाया। और चूँकि वो बहुत अजीम हस्ती थे, उस्ताद बनाना लाजिम था। आपको 1857 ईस्वी के तहरीक के बाद होने वाली मुसीबतों का सामना करना पड़ा। 1857 में जो युद्ध हुआ था, 1857 में जो स्वाधीनता संग्राम हुआ था, जो जंग हुई थी, उसमें अंग्रेज़ों को ये लगा कि इस जंग की हिमायत कौन कर रहा है? बहादुर शाह जफ़र कर रहा है, और वो कि एक मुसलमान है, वो उनका हेड है, वो कि एक मुसलमान है। तो हो सकता है पूरी जंग का रायता फैलाने वाला काम किन्होंने किया? मुसलमानों ने किया है। तो बाद में अंग्रेज़ों ने मुसलमानों के साथ बहुत बुरा भला बर्ताव किया। ये मैं आपको कल वाले वीडियो में आपको पहले बता चुका हूँ, क्योंकि उसी दौर में कौन थे? सर सैयद अहमद खां भी थे, और सर सैयद अहमद खां के रुफ़क़ा में शामिल हैं आप। कौन? मोहम्मद हुसैन आज़ाद उनके रफ़ीक़ों में, उनके दोस्तों में शामिल हैं। ठीक है, तो ये उसी दौर की बात है। तो 1857 की तहरीक में, उस तहरीक आज़ादी में जो भी नुकसान हुआ, मुसलमानों के साथ जो बर्ताव हुए, उन चीज़ों का सामना आपको भी करना पड़ा। तो मजबूरन उनको वो जगह छोड़कर जाना पड़ा। तर्के वतन करके दहली से लखनऊ चले गए, दक्कन, और आखिर में 1864 में लाहौर चले गए। यानी इनको भागना दौड़ना पड़ा, छुप छुप कर वहाँ से निकलना पड़ा। तर्के वतन देश छोड़कर, अपनी जगह छोड़कर वहाँ दहली से चले गए, दहली से लखनऊ चले गए, लखनऊ से दक्कन, और आखिर में 1864 में, 19 बार बोलना जा रहा है, आप 1864 ही सुना, 1864 में लाहौर चले गए। कहाँ चले गए? लाहौर। और बताइए लाहौर कहाँ है? पाकिस्तान में। कहाँ है? पाकिस्तान में। लाहौर में मौलवी रजब अली बेग की सिफारिश पर 1864 में अंग्रेज़ों के एक इदारे लाहौर गवर्नमेंट कॉलेज में मुलाजिम बन गए। मुलाजिम बन गए, यानी वहाँ पर आपने क्या कर ली? नौकरी कर ली। महकमा तालीम के डायरेक्टर कर्नल हॉलराइट की सरपरस्ती में सन 1865 में अंजुमन पंजाब की बुनियाद डाली। किसकी बुनियाद डाली? अंजुमन पंजाब की बुनियाद डाली। इस अंजुमन के तहत नए तर्ज के मुशायरे होते थे, जिसमें किसी ख़ास मौजू से नज़में पढ़ी जाती थीं। इस अंजुमन से जदीद उर्दू शायरी की बुनियाद माना जाता है। जदीद शायरी की बुनियाद किसको माना जाता है? इसी पंजाब, अंजुमन पंजाब को माना जाता है। यहीं से माना जाता है नई तरह की शायरियाँ
निकलने लगी, नई नज़्म निकलने लगी है। इससे पहले तो शेर व शायरी सिर्फ इश्क व मोहब्बत तक ही लिखी जाती थी। इस अंजुमन में अल्ताफ़ हुसैन हाली ने मोहम्मद हुसैन आज़ाद का साथ दिया। ये दोनों बहुत ही बढ़ चढ़ कर दोनों ने हिस्सा लिया। इसलिए कहा जाता है कि जदीद उर्दू शायरी की बुनियाद रखने वाले मोहम्मद हुसैन आज़ाद और अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं। सिर्फ इनका अकेले का नाम नहीं आता, बल्कि दोनों का नाम जब भी आता साथ आता है। जब भी जदीद उर्दू शायरी की बात की जाती है तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद के साथ अल्ताफ़ हुसैन हाली का नाम साथ में आता है। 1890 में मोहम्मद हुसैन आज़ाद मुलाजमत से सुबकदोश हुए। सुबकदोश होने का मतलब होता है दोस्तों रिटायर होने। क्या हुआ? रिटायर हो गए। 1874 में बज़्म मुनाज़िमा की शुरुआत की। आज़ाद अतालीक़ और पंजाब मैगज़ीन उर्दू अखबारों के मुदीर मुकर्रर हुए। ठीक है, उनके मुदीर, उनके प्रकाशक भी क्या हुआ? मुकर्रर हुए, आपको रखा गया, उस काम के लिए अपॉइंट किया गया। अखबारों के नाम याद रखने हैं, इन पत्रिकाओं के नाम याद रखने हैं। अतालीक़ पंजाब और पंजाब मैगज़ीन, ये दोनों क्या थी? पत्रिकाएँ, मैगज़ीन पत्रिकाओं कहते हैं। आज़ाद ने 1865 में काबुल और बुखारा और 1865 में ईरान का सफ़र किया। आज़ाद ने 1865 में काबुल और बुखारा का और 1885 में ईरान का सफ़र किया। क्या किया? सफ़र किया। ईरान के सफ़र से वापसी के बाद अपने उस्ताद शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ का दीवान मुरतब किया। क्या किया दोस्तों? मुरतब किया। कौन सा दीवान था? दीवान ज़ौक़। कौन सा था? दीवान ज़ौक़ मुरतब किया। हालांकि दीवान ज़ौक़ लिखा किसने है? लिखा तो ज़ौक़ साहब नहीं है, लेकिन आपने उसे मुरतब किया, नहीं प्रकाशित किया। क्या किया? प्रकाशित किया। मोहम्मद हुसैन आज़ाद को उनकी अदब खिदमात के सिले में 1887 में शम्सुल उलमा का खिताब दिया गया। कौन सा खिताब दिया गया? शम्सुल उलमा का खिताब दिया गया। आप उर्दू अदब में नस्र निगार और नज़्म निगार दोनों एतबार से बहुत अहमियत रखते हैं। कुछ शायर होते हैं, कुछ मुसन्निफ़ होते हैं, लेकिन आप ऐसी कमाल की हस्ती हैं, आप उर्दू में नस्र निगार और नज़्म निगार दोनों ही हैसियत से जाने जाते हैं। ये बात भी आपको याद रखनी है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद को पहला तारीख़ नवीस माना जाता है। क्या माना जाता है? तारीख़ नवीस, इतिहासकार। तारीख़ नवीस, इतिहासकार माना जाता है। किसी की तारीख़ लिखना, तारीख़ मतलब इतिहास भी है, तारीख़ मतलब लोगों की तारीख़ भी है, पुरानी बातें भी है, वो सब लिखने का आपको पहला तारीख़ नवीस माना जाता है। उर्दू नस्र में उन्होंने बहुत अहम कारनामे अंजाम दिए हैं। इसी सिलसिले में उनकी कुछ अहम तसानीफ़ भी हैं। उर्दू अदब में आपने जो जो खिदमात अंजाम दी है, उसमें बहुत सारी तसनीफ़ें बहुत ज़्यादा मशहूर हुई हैं। ठीक है, अब जो जो मशहूर हुई है बारी बारी हम उनका तज़किरा करते हैं करके। पहली है आब हयात। कौन सी है? आब हयात। ये उर्दू शायरी की पहली बाकायदा तारीख़ है। इसको आज़ाद ने 5 अदवार में तकसीम किया है। अदवार कहते हैं दौर की जमा अदवार। 5 अलग अलग दौर में तकसीम किया, भागों में विभाजित किया है। इसमें उर्दू शायरी के तारीख़ के अलावा उर्दू शुअरा के हालात भी इस अंदाज में पेश किए गए हैं कि पढ़ने वालों के सामने उनकी एक चलती फिरती तस्वीर आ जाती है। इस तरह से हालात को पेश किया है। दूसरा है नैरंग ख़याल। दूसरा क्या है? नैरंग ख़याल। नाम याद रखना, बुक्स के बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इसमें आज़ाद ने मुख्तलिफ़ मज़ामीन को जमा किया है और अंग्रेज़ी से उर्दू में तर्जुमा शुदा मज़ामीन भी पेश किए हैं। ठीक है, और आप जो सबक पढ़ने जा रहे हैं, सच और झूठ का रज़मनामा, वो भी नैरंग ख़याल से ही लिया गया है। तीसरा है दरबार अकबरी। इसमें अकबर के ज़माने के हालात को पेश किया है। चौथी है सुखनदान फ़ारस। इस किताब में आज़ाद ने यह साबित करने की कोशिश की है कि फ़ारसी और संस्कृत दोनों आपस में बहनें हैं जो बिछड़ गई थी। दोनों को क्या माना गया है? बहनें माना गया है, फ़ारसी और संस्कृत को। तो बताओ उर्दू और हिंदी को क्या माना जाता है? उर्दू हिंदी ज़बान को क्या माना जाता है? यानी इन दोनों ज़बानों की बुनियाद एक ही है। पाँचवीं है क़सस हिंदी। क्या है? क़सस हिंदी। इसमें आज़ाद ने बच्चों के लिए कहानियों को जमा किया है। हुसैन आज़ाद का तमसीली मज़ामीन का मजमुआ नैरंग ख़याल के मज़ामीन अंग्रेज़ी ज़बान से माखूज़ हैं। अब बात करते हैं अक़वाल। अक़वाल जमा है कौल की, लोगों के कथन की। लोग आज़ाद के बारे में क्या कहते हैं वो देखें। अब ये आम लोग नहीं है, ये बहुत पहुँचे हुए लोग हैं, ये नक़ाद हैं, तनक़ीद निगार हैं, जो इनके बारे में क्या बयान करते हैं।
प्रोफेसर सैयद एहतशाम हुसैन, आगे सिद्दीकी भी है पूरा नाम इनका, प्रोफेसर सैयद एहतशाम हुसैन सिद्दीकी बहुत आला दर्जे के नक़ाद हैं। इनका कॉल क्या है? उर्दू नस्र को बाल पर अता करने वालों में एक बड़ी शख्सियत मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद की है। दूसरा कॉल है अल्लामा शुबली नौमानी, इनका भी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। वो गब भी हाँक दे तो वही मालूम होती है। अब वो से मुराद क्या है? आज़ाद, कि वो गब भी हाँक दे तो क्या हो जाता है? वही मालूम होती है। एक कॉल है बकौल डॉक्टर राम बाबू सक्सेना, क्या कहते हैं? आज़ाद नस्र लिखते हुए शायरी करते हैं और शायरी करते हुए नस्र लिखते हैं, ये उनका कॉल है। और आखिर में है वफ़ात। 1879 में यानी 1889 में जवान बेटी की वफ़ात पर अपना तवाज़ुन खो बैठे। इनकी जवान बेटी का क्या हो गया था? इंतकाल हो गया था और वो तवाज़ुन खो बैठे, यानी मजनून हालत में, कुछ गुमशुदा वाली पागलों वाली हालत में खो बैठे। और उसी हालत में 22 जनवरी 1910 में उनकी वफ़ात हुई। लगभग 20 साल तक हालत बातवाज़ुन के साथ वो जिए। इसी बेतवाज़ुन की ज़िंदगी जीते जीते 20 साल में उनका क्या हो गया? इंतकाल हो गया। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक शानदार टॉपिक और ज़बरदस्त कंटेंट के साथ, इसी चैप्टर के साथ। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए। खुदा हाफ़िज़।